हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेपर प्रेशर और इसकी डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, हम वेपर प्रेशर को कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं: द प्रेशर exerted by the vapor above the surface of liquid or solution in equilibrium at a given temperature is called vapor pressure। मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से होता है, तब हम उसको कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। सपोज हमने क्या किया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है और बीकर में हमने वाटर फिल किया है, और इस वाटर को हम हीट कर रहे हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें इसको हीट करना है। जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो वाटर है ये वेपर बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसकी वेपर्स बन रही है, लेकिन अभी ये वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस सॉल्यूशन या जो ये भी वाटर हमने यहाँ यूज़ किया है, इसकी सरफेस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। बट अगर हमें वेपर प्रेशर अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस बीकर को कवर कर देंगे किसी ढक्कन से। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, ये जो वेपर्स थी ये इस ढक्कन की सरफेस से टकराएंगी और अब वापस से कंडेंस होना स्टार्ट करेंगी। इस कंडीशन में ये वेपर जो है वो इस सॉल्यूशन पर या इस वाटर की सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगी, एक प्रेशर अप्लाई करेंगी। उस प्रेशर को ही हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब वेपर प्रेशर को कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। वेपर प्रेशर को टू फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, और सेकंड है टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर जो हैं वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन में टू टाइप के सॉल्यूशंस हैं, जिनमें फर्स्ट है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब हमने एक सॉल्यूशन बनाया है टू कंपोनेंट्स को यूज़ करके, जिनमें हम ले लेते हैं ए एंड बी, और इससे हमने बनाया है एक सॉल्यूशन। और ये दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड हैं। अब एक ऐसा सॉल्यूशन जिनके दोनों कंपोनेंट जो है वो लिक्विड है, उसके वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम राउल्ट्स लॉ की हेल्प लेंगे। राउल्ट ने स्टेट किया है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मीन्स जब हम टू कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, सपोज हमने यहाँ कंपोनेंट ए लिया है और इस दूसरा कंपोनेंट है हमारा बी, और इन दोनों को मिलाकर के हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कंपोनेंट ए जब प्योर कंडीशन में है और इसकी वेपर्स बनती हैं, तो हम इनको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पी नॉट
ए से। ये प्योर कंपोनेंट ए का प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। यहाँ बी कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करेंगे पी नॉट बी, और सॉल्यूशन में ए और बी का जो प्रेशर रहेगा, यहाँ मिक्सचर बन चुका है तो यहाँ ये पार्शियली हेल्प करेगा प्रेशर में, तो यहाँ पी ए एंड पी बी से डिनोटेड होंगे। मतलब इस सॉल्यूशन में ए का जो प्रेशर है, कंपोनेंट ए का प्रेशर है वो पार्शियल है, इसीलिए हम पी ए से डिनोट कर रहे हैं, और कंपोनेंट बी का पी बी से डिनोटेड। तो ऐसा कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, for component A, partial pressure of component A is directly proportional to mole fraction of component A। यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे पी ए इक्वल्स P naught A mole fraction of component A, equation first, is similar for component B, PB proportional to XB, and PB equals P naught B and mole fraction of component B, equation number 2। Students, where PA is partial vapor pressure of component A and P naught A is vapor pressure of pure component A, and as similar P naught B, sorry, PB is partial vapor pressure of component B and P naught B is vapor pressure of pure component B। अब अगर हमें टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट करना है, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स law of partial pressure। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज sum of the partial pressure of components of the mixture। तो यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो कंपोनेंट ए के पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
टोटल प्रेशर इक्वल्स पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, इक्वेशन नंबर 4. Students, as we know, chi A equals 1 minus chi B, ऐसा मेंशन कर सकते हैं. तो हम chi A की जगह इस chi A की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी या chi B मेंशन करेंगे. तो इक्वेशन 4 को हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं. अब पी टी इक्वल्स पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी. सॉल्व कर लेते हैं इसको. ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी. तो ये होगा पी नॉट ए. अब देखो इन दोनों में से प्लस का एक्स बी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको आगे मेंशन करेंगे. एक्स बी और यहाँ हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम इस इक्वेशन 5 से कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं और उन कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं. इक्वेशन 5 हमें किसी भी सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है. तो सम कंक्लूजन्स आर मेड बाय द इक्वेशन 5. फर्स्ट, total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component. तो हमने क्या किया, इक्वेशन 5 में सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को ओनली कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया है. सेकंड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी. तो अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी को देखा जाए तो ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो ये बचेगा, टोटल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी. तो ये इसके साथ कैसा हो रहा है, लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है. अगर हम इसको टोटल वेपर प्रेशर एज्यूम करें और ये हो गया अगर हमारा मोल फ्रैक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके. इसके अलावा इक्वेशन 5 जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, उसके सिमिलर है. तो यहाँ जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा, एक लीनियर प्लॉट आएगा, जिसको हम ऐसा बना सकते हैं. तो some conclusions are made by the equation 5. First, total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component. तो हमने क्या किया, इक्वेशन 5 में सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को ओनली कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया है. Second, total vapor pressure over the solution is linearly with the mole fraction of component B. तो अगर P नॉट A और P नॉट B को देखा जाए तो ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो ये बचेगा, टोटल
वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये इसके साथ कैसा हो रहा है लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है। अगर हम इसको टोटल वेपर प्रेशर अज्यूम करें और ये हो गया अगर हमारा मोल फ्रैक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके अलावा इक्वेशन 5 जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी उसके सिमिलर है। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बिटवीन जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा, एक लीनियर प्लॉट आएगा जिसको हमें ऐसा बना। इस साइड हमने कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन को 1 अज्यूम किया है और कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन को 0। मींस अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होता है और कंपोनेंट बी का इंक्रीज होता है। तो यहाँ जो हायर प्रेशर जो रहेगा वो कंपोनेंट ए के रीजन से रहेगा, तो इसीलिए हमने इस डिस्टेंस को पी नोट ए से डिनोट किया है। और यहाँ जो प्रेशर रहेगा वो कंपोनेंट बी के रीजन से है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा कंपोनेंट बी। और कंपोनेंट ए और बी के को मिलाने के लिए हमने जो लाइन ड्रॉ किया है ये टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस ग्राफ पे हमने कंपोनेंट ए को ग्रेटर वोलेटाइल अज्यूम किया है, तो हम यहां मेंशन करेंगे कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट बी। इसीलिए कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर लोअर है। अगर सॉल्यूशन में बात की जाए कि वेपर फेज पर इनकी कंपोजिशंस कैसी रहेगी, इसके लिए हम वहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे पार्शियल प्रेशर के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ वेपर फेज के लिए बात की जा रही है इसलिए हम इसकी मोल फ्रैक्शन को y से डिनोट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एज सिमिलर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इनटू टोटल वेपर प्रेशर। ये दोनों कंडीशंस जो रहेंगी वो वेपर फेज में रहेंगी। तो जब भी हमसे वेपर फेज के लिए कंपोजिशन पूछा जाएगा तो हम ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। हमने क्या किया हुआ है, किसी लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व किया हुआ है। जब सॉल्वेंट प्योर है तो वहाँ वेपर्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेपराइज हो रहे हैं सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हमने यहाँ सॉलिड को एज ए सॉल्यूट यूज़ किया है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ वेपर्स को बनने नहीं देंगे और ओनली सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा। तो इसके लिए राउल्ट ने एक लॉ सजेस्ट किया है जिसको हम राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। राउल्ट्स लॉ, और इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट कहता है फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट ही वेपर प्रेशर डाल सकता है इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब इस टाइप के सॉल्यूशन में, सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर रहेगा वो ओनली ए कंपोनेंट के रीजन से रहेगा,
या हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के रीजन से रहेगा, तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यहाँ इसके प्योर वेपर प्रेशर को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और अगर हमें इनके बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो हम उसको कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर, और ये हो जाएगी हमारी मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन अप्रोच करेगा 1 को, तो ये हाईएस्ट रहेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए से। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ एक कंडीशन और दिखाई देती है हमें। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हेनरीज लॉ है वो राउल्ट्स लॉ की एक स्पेशल कंडीशन हो सकती है या स्पेशल केस हो सकता है। तो हम उसको कुछ ऐसा स्टेट कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि राउल्ट्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। तो इसके लिए हम हेनरीज लॉ इक्वेशन एंड राउल्ट्स लॉ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो दोनों में ही जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस और कंपोनेंट ए या जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों में डिफरेंस केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का है, जहाँ हेनरीज लॉ में हम के एच से शो कर रहे हैं और राउल्ट्स लॉ में पी नॉट ए से शो कर रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ एक दूसरे के स्पेशल केस है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।